हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हमने सत्ता की साझेदारी के रूपों के बारे में पढ़ा था। क्लास 10 हमारी जो पॉलिटिकल साइंस थी उसका हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे। उसका जो पहला पार्ट आया था उसमें हमने सत्ता की साझेदारी के जो रूप पढ़े थे, दो रूपों के बारे में पढ़ा था हमने। सत्ता की जो साझेदारी की जाती है किसी लोकतंत्र में, उसका हमने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण पढ़ा था, क्षैतिज बंटवारा पढ़ा था। जिसमें हमने एक में पढ़ा था कि सरकार को हम विभिन्न अंगों के बीच में बांट देते हैं। एक में हमने पढ़ा था कि सरकार क्या है, विभिन्न स्तर बनाकर हम शक्तियों का बंटवारा कर लेते हैं। एक में हमने पढ़ा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और दूसरा जो बंटवारा होता है वो केंद्र स्तर और राज्य क्षेत्रीय स्तर की सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। इन दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम दो रूप और पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के, और इसी के साथ हमारा जो पहला अध्याय है, पहला जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी का, वो है सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूह के बीच में। अब विभिन्न समूह के बीच में सत्ता का बंटवारा, अगर हम इसको एक उदाहरण से शुरू करते हैं तो इसका एक बेस्ट उदाहरण है बेल्जियम का, जो कि हमने पढ़ा है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह के बीच का मतलब क्या होता है? देखिए, एक देश है, एक देश में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह रहते हैं, किसान रहते हैं। देखो, उसको ये भी कह सकते हैं कि जो हम व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के आधार पर जो क्षेत्र बांटे जाते हैं वो भी अलग होते हैं, और विभिन्न समूह के बीच में बांटे जाते हैं वो भी अलग होते हैं, समुदायों के बीच में बांटे जाते हैं वो भी अलग होते हैं। तो जैसे कि कोई एक भाषा बोलने वाला समुदाय है, श्रीलंका में हमने देखा था, बेल्जियम में हमने देखा था, या किसी एक धर्म को किसी एक धर्म को मानने वाला समुदाय है, दूसरे धर्म को मानने वाला समुदाय है, या दो तीन समुदाय हो जाते हैं। उस समुदाय के आधार पर जब हम शक्तियों को बांट देते हैं। अब शक्तियों को कैसे बांटना समुदाय के आधार पर? जैसे कि फॉर बेस्ट एग्जांपल अगर हम उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो ऐसे ही, जैसे कि बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में जो सरकार को खड़ा करना था, जो सरकार को बनानी थी, और सरकार को बनाते हुए एक व्यवस्था स्थापित करनी थी, उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किस तरह से डच लोगों को समान अधिकार दिए गए, फ्रेंच लोगों को अपने अधिकार दिए गए, और डच फ्रेंच भाषाई आधार पर जो समुदाय थे उन समुदायों के आधार पर क्या कई राजनीतिक व्यवस्था को बनाया गया। धर्म के आधार पर भी कहीं कहीं बनाया जाता है। अगर कोई अलग अलग धर्म समूह के लोग रहते हैं तो उन धर्मों के आधार पर उन्हें क्या दी जाती है, शक्तियों को शक्तियाँ प्रदान की जाती है, धर्म के आधार पर उनको बांटा जाता है। तो सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्य है भाषा और धर्म के आधार पर जो समूह बनते हैं, उन समूह से हमारा तात्पर्य है सामाजिक समूह। और उन सामाजिक समूहों को जब उनके सामाजिक जो ढांचा होता है, उनकी सामाजिक बनावट होती है, उसके आधार पर जब शक्तियाँ बांटी जाती हैं तो उसको सत्ता का बंटवारा कहते हैं। किसके आधार पर? समूह के आधार पर। ये कैसे हुआ? एग्जाम्पल हम समझते हैं उदाहरण से कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेल्जियम में डच और फ्रेंच लोगों के बीच में शक्तियों को बांट दिया गया, और शक्तियों को बांटने से क्या गया, वहाँ पर एक व्यवस्था स्थापित हुई। न डच लोगों को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन हुआ, न कोई क्या बोल सकते हैं, कोई परेशानी हुई, और फ्रेंच लोगों को भी कोई परेशानी नहीं हुई। इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? आरक्षण की व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि किसी देश में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह रहते हैं, और उन समूहों में, उन सामाजिक समुदायों में ऐसा हो सकता है कि कोई समुदाय जिसकी संख्या बहुत कम है, जो बहुत ही अल्पसंख्यक में आते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं खुद को अलग फील करें, अलग 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 महसूस करें। उनको ऐसा लगे कि सरकार या जो देश है वो उनको अनदेखा कर रहा है। तो इसके चलते क्या होता है कि उन लोगों को कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, उन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, या किसी किसी जगह पर उनके लिए जो स्थान होते हैं वो पहले से आरक्षित कर लिए जाते हैं। आरक्षित का मतलब पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस स्थान पर इस समुदाय के इतने लोगों को स्थान दिया जाएगा, या इतनी महिलाओं को यहाँ पर पहले स्थान दिया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि ये स्थान देना तो एक तरह से क्या हो गया कि भेदभाव हो गया, सभी लोगों को नहीं और किसी स्पेशल लोगों को जगह देना। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग होते हैं उनको आरक्षण के माध्यम से क्या किया जाता है कि समाज की मुख्य धारा में लाया जाता है, और समाज की मुख्य धारा में लाकर ये प्रयास किया जाता है कि जो लोग चाह कर भी समाज की धारा में नहीं आ पाते हैं, क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते हैं, बड़े समुदाय द्वारा उनको दबा दिया जाता है, या किसी तरह से उनका विकास नहीं हो पाता है। तो उनका विकास करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि उनका समाज है, उनको भी समाज में आना है, उनकी भी एक हिस्सेदारी होती है, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें क्या दी जाती है? आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। कौन? जो कि सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, वो समुदाय, और महिलाओं को ये व्यवस्था दी जाती है। अब हमें देखते हैं कि सामाजिक समूह के आधार पर अगर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो उसके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला लाभ क्या होगा कि इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को
हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझे। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को, मान लीजिए यहाँ पर एक देश है, उस देश में अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक समुदाय के लोग ये काम करते हैं, एक समुदाय के लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा समुदाय है जिसको कोई भी ना तो पूछ रहा है, ना तो कोई काम बताया जा रहा है, या किसी भी तरह से किसी भी हिस्से में, किसी भी तरह के नौकरी कह लो, किसी तरह की योजना में उसको किसी की तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो एक समय के बाद क्या होगा, ये जो समुदाय है वो बाकी सभी जगहों से क्या करेगा, कटा हुआ फील करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे कहीं भी शामिल किया ही नहीं जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था से क्या होगा कि उसे भी कहीं न कहीं ये अधिकार मिलेगा, उसे भी कहीं न कहीं मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, और जब उसे मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा तो उसे भी एहसास होगा कि नहीं, इस देश में मेरा भी अपना कोई स्थान है, इस देश में मुझे भी कोई महत्व दिया जाता है। और जब उसे ऐसा लगेगा तो अपने आप उसके अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, उससे अपने आप योगदान की भावना बढ़ेगी, और उसे अपना विकास करने की सूझेगी, उसे देश के विकास की सोच विकसित होगी। तो इससे क्या होगा कि हम उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाते हैं जो कि मुख्य धारा से अलग हट जाते हैं, जो कि देश के विकास में सहयोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका विकास नहीं हो पाता है। दूसरा लाभ क्या होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से उचित हिस्सेदारी दी जाती है। अब ये कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो समाज से पिछड़े हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें विकास नहीं मिल पाता है। दूसरे ऐसे समुदाय होते हैं जो काफ़ी अल्प मात्रा में होते हैं, और बहुसंख्यकों के दबाव के चलते, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुसंख्यकों के दबाव के चलते, बहुसंख्यकों के अतिक्रमण के चलते अल्पसंख्यकों को कभी कभी अनदेखा होना पड़ जाता है। तो उन अल्पसंख्यकों के लिए भी ये जो बंटवारा है वो फ़ायदेमंद होता है। तो उन्हें भी ऐसा नहीं लगे कि हमें अनदेखा किया जा रहा है, या किसी तरह से क्योंकि हमारी संख्या कम है किसी देश में इसलिए हमें अनदेखा किया जा रहा है, ऐसी सोच उनके अंदर नहीं पनपे। अगर ऐसी सोच इसी तरह से आती है तो क्या होगा, देशभक्ति की भावना कम हो जाती है, विकास की भावना कम हो जाती है, और न कहीं जो देश होता है वो अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने में असफल हो जाता है। तो इस तरह से सत्ता का बंटवारा समुदाय के आधार पर किया जाता है, उसके आधार पर हम सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण आपने देख लिया बेल्जियम का। तो ये क्लियर हो गया। चौथा और लास्ट हमारा जो प्रकार है, आखिरी प्रकार है सत्ता के बंटवारे का, सत्ता की साझेदारी का, वो होता है विभिन्न राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा सत्ता का बंटवारा। अब इसको समझते हैं, ये होता क्या है। पहली बात देखिए, कभी भी हम पॉलिटिक्स देखते हैं, कभी भी हम राजनीति देखते हैं, कभी चुनाव आते हैं, आप देखते हैं लोग झंडा लेकर दौड़ते हैं। आप ये सुनेंगे कहीं पर कि छात्र दल होता है, मजदूर संघ है, किसान संघ है, किसी तरह का कोई प्राकृतिक संघ है, या जो फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती हैं उनका संघ बना दिया जाता है, कभी कभी चालकों का संघ बनाया जाता है। तो ये जो ग्रुप बने हुए रहते हैं, इन इन ग्रुप के द्वारा जो शक्तियाँ बटी हुई रहती हैं, शक्तियाँ बटी हुई रहती का मतलब आपने कहीं देखा होगा कि जो कोई सरकार है वो किसी चालकों के लिए, मतलब जो बस ड्राइवर वगैरह जो चलाते हैं उनके लिए सरकार कभी योजना ले आई, तो उससे क्या हुआ कि उनके पास अपनी शक्तियाँ हैं, वो अपनी अपनी प्रभाव से, अपने वोट से क्या करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो बदल भी सकते हैं, वो सपोर्ट भी कर सकते हैं। उनके वोट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं चुनाव को, कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद होता है राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, आपको पता है चुनाव होते हैं तो सब लोग झंडे लेकर रैलियाँ निकलती हैं, कि विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार किए जाते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं। दबाव समूह समूह बनते हैं और आंदोलन भी किए जाते हैं। देखते हैं आप, प्राकृतिक जो मूवमेंट होते हैं, जो प्राकृतिक कार्यक्रम चलाते हैं, उनके द्वारा आंदोलन किए जाते हैं। कभी छात्रों द्वारा आंदोलन कर दिए जाते हैं, किसानों द्वारा जो आंदोलन चल रहा था कानूनों के चलते, तो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों द्वारा भी सत्ता का बंटवारा होता है। इससे क्या होता है बताते हैं। पहला क्या होता है, पहला तो आप ये समझिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक अगर देश है तो वहाँ पर लोगों का शासन चलेगा, लोगों का शासन चलेगा चुनाव से, और चुनाव में खड़े होते हैं विभिन्न राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि। तो विभिन्न जब राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होंगे, एक दो तीन प्रतिनिधि अगर लड़ रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और उनके चुनाव लड़ने से क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। अब इनके कंपटीशन से, इनके प्रतिस्पर्धा से हमें क्या फ़ायदा होता है, लोकतंत्र को क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि पार्टियों की प्रतिस्पर्धा ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रह जाए। देखिए, अगर किसी तरह का कंपटीशन होगा ही नहीं, जैसा कि हम देखते हैं चाइना में, चीन में एक कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पर एक ही सरकार है, एक ही प्रधानमंत्री, एक ही राष्ट्रपति, और ख़त्म बात, वही रहा बना रहता है ना, वहाँ चुनाव होते हैं। इसके चलते क्या होता है, एक ही पार्टी क्या होती है, तानाशाह बन के रह जाती है। अब
चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे, कोई दूसरी राजनीतिक दल है ही नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, तो लोगों को उसी को बनाए रखना है और वो वही रहेगा। तो इसके चलते प्रतिस्पर्धा खत्म होगी, प्रतिस्पर्धा के खत्म होने के चलते वो जो व्यक्ति है वो क्या बन गया, तानाशाह बन गया। वो अपनी मर्जी चलाएगा फिर, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक लोकतंत्र में अगर हम प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, विभिन्न राजनीतिक दल अगर खड़े होते हैं, तो ये होता है कि हाँ, हम अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। और कंपटीशन के चलते क्या करते हैं, उनमें अच्छा काम करने की चाह भी बढ़ती है, गलत करने से रोक सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। भाई इस साल हमने देखा कि कोई पार्टी जीत गई, लेकिन उसने अच्छा काम नहीं किया, तो अगले साल लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी पार्टी को जिता देते हैं, और वो अगर अच्छा काम कर रही है तो तीसरी बार भी उसी पार्टी को जिताते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग विचारधाराओं के हाथों में सत्ता जाती रहती है, तो देश को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, देश का विकास क्या होता है वो बना रहता है। अगर एक गलत कर रहा है तो दूसरा आके उसको सुधार देगा, हम दूसरे को ले आएंगे। अब ये कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है कि गठबंधन की सरकार भी बन जाती है। कभी कभी हमने देखा होगा, मान लो कि एक राज्य में या एक देश में 200 सीटें हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 200 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमको चाहिए 101 सीटें, हमको चाहिए बहुमत, हमको चाहिए क्या चाहिए, बहुमत, मेजोरिटी चाहिए। अब मान लीजिए किसी के पास बहुमत आया ही नहीं, किसी भी पार्टी के पास 101 सीटें आई ही नहीं, किसी के पास 60 आई, किसी के पास 62 आई, किसी के पास 50 आई। तो क्या करेंगे, जो 60 और 62 वाले हैं वो क्या करेंगे, अपना गठबंधन बना लेंगे। वो बोलेंगे कि आओ साथ साथ में मिलकर आप सरकार बनाएंगे, आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, हमारी पार्टी का उप प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ भी फिक्स कर कर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री फिक्स कर कर वो क्या बनाएंगे, उनकी सरकार बना देंगे। तो ये होता है, गठबंधन की सरकार बनती है। इस तरह से लोग, कई पार्टियां आपस में आकर भी कभी कभी सरकार बना देती, क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिल पाता है। अगला जो उदाहरण हम देखते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कि संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि मजदूर संघ जो होता है, किसान संघ जो होते हैं, वो भी चुनाव के चलते क्या होता है, एक्टिव रहते हैं, वो भी अपने भाषणबाजी करते हैं, वो भी किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो यहाँ पे भी सत्ता का बंटवारा होता है, किस तरह से होता है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है, दूसरे से फिर पहले वाले हाथ में आती है। तो इससे क्या होता है, एक रोटेशन बना रहता है, उस रोटेशन के चलते गलत होने की आशंका कम होती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा रहती है, और कंपटीशन में हर कोई गलत करने और गलत सोचने से बचता है। वो चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे, और बेस्ट से क्या होता है, लोग फिर उनको चुनते हैं। तो इस तरह से ये सत्ता की साझेदारी के रूप थे। पहला रूप तो हमने पढ़ा था, ऊर्ध्वाधर पढ़ा था, क्षैतिज पढ़ा था पहला हमने, दूसरा पहला हमने पढ़ा था अंगों के बीच में, दूसरा स्तरों में पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा कि सामुदायिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा, और चौथा है राजनीतिक दलों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चलती है, उसके द्वारा सरकार की शक्तियों को, सत्ता को बांटा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला अध्याय है, सत्ता की साझेदारी, वो पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 2 से शुरू करते हुए। धन्यवाद।